टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और एक फिक्स कंडक्टिंग रिंग गिवन है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपको गिवन है और पूछा है कि इस रिंग के अंदर कितनी करंट पास हो रही है। ठीक है, इधर रिंग के अंदर करंट पास हो रही है तो अपन सीधा स्टोरी की शुरुआत में जाते हैं कि भाई यहाँ से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को लिख सकता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया और कॉस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा रिंग के अंदर, ठीक है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स d∅/dt। एरिया तो उतनी है, एरिया कांस्टेंट है तो बाहर अंदर बचेगा dV/dt। एरिया लिख सकते हो आप πr²। dV/dt देखोगे तो क्या बनेगा B0। ये आ गया हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इस रिंग के अंदर। इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R करूँगा तो क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा करंट I। तो इस रिंग के अंदर से जो करंट पास हो रही है वो इतनी है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम फैराडे लॉ के थ्रू भी कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बिल्कुल आइडेंटिकल प्रॉब्लम है, हल्का सा डिफरेंस है, आराम से देखिएगा, आंसर बिल्कुल अलग तरीके से आएगा। यहाँ पे फिर से फिक्स कंडक्टिंग रिंग है, रेजिस्टेंस कैपिटल R और इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था लेकिन वो सडनली स्विच ऑफ कर दिया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की मैं पहले वैल्यू B0 मानता हूँ तो अचानक वो वैल्यू B0 से 0 हो गई है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अचानक से बंद किया है तो फ्लक्स चेंज हुआ है, तो उस फ्लक्स के चेंज होने से इस रिंग से कितना चार्ज पास हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। बराबर है, क्या कैलकुलेट करना है ये पता लग गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। अगेन वहीं से शुरुआत करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया और कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। और ये मैं d∅/dt की बात करूँगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, एरिया चेंज नहीं हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, dV/dt हमें पता नहीं है क्योंकि पिछली बार मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता था, बढ़िया था, इस बार हमें पता नहीं है। और ये आपके पास आता है इंड्यूस ईएमएफ, इस रिंग के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ये हमें पता है। ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ को आप लिख सकते हो कहीं ना कहीं करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस R, लिख सकते हैं ना। इंड्यूस ईएमएफ की जगह मैं लिख सकता हूँ करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस R, कितनी करंट पास हुई इस सर्किट में मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है उसको आप लिख सकते हो dQ/dt A/R, ये आ गया dV/dt। ठीक है, इस पार्ट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ dQ = A/R dB। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें कितना चेंजेज आएगा और इधर चार्ज के अंदर कितना फ्लो होगा वही बात आ जाएगी। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करोगे, पहले आपके पास चार्ज फ्लो कितना था 0, सपोज टोटल Q चार्ज फ्लो हुआ तो यहाँ से आप 1 का इंटीग्रेशन डी Q के रेस्पेक्ट Q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ गया चार्ज फ्लो। और आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले आपके पास कितना था B0 और बाद में कितना हो गया 0, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजेस आएगा B0। तो इस तरीके से Q चार्ज जो चार्ज फ्लो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है A/R मल्टीप्लाई बाई B0 और आप एरिया लिख सकते हो πr²। तो इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया है कि कितना चार्ज फ्लो होगा इस फिक्स कंडक्टिंग रिंग से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंड्रिकल रीजन में है और यहाँ पे बाउंड्री पे एक Q चार्ज रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अचानक से अपन स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले B0 थी और अचानक से क्या होगी
0। तो आपको बताना है कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो कितनी स्पीड एक्वायर करेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के स्पीड पे हमें बात करनी है, यानी कि ये सडन जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस की वजह से कितनी स्पीड एक्वायर करेगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से वापस वहीं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, एक हाइपोथेटिकल लूप मानता हूँ जो आपके पास क्यू चार्ज से पास हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो सर्कल दिखा है उसी का। तो मैं लिखूँगा मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, अभी ये अचानक चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग नहीं है, मल्टीप्लाई बाई एरिया ए, और कॉस थीटा तो 1 ही है ये। अब जब मैं बात करूँगा डी फाइव बाई डी टी की, तो यह आ जाएगा एरिया उतना ही है, तो यह आ जाएगा डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ होगा इस हाइपोथेटिकल लूप पे। ठीक है, और इस इंड्यूस ईएमएफ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर, और ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में आएगा, इस वजह से मैं इसे लिख सकता हूँ ई डी एल। ठीक है, डी वी बाई डी टी, और ड्यू टू द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा होगा, तो ई बाहर आ जाएगा, और डी एल लेंथ का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ, इस लूप की लेंथ। वैसे ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, मैंने ऐसे ही यहाँ तक दोबारा किया पार्ट। तो कहीं ना कहीं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ, एरिया डिवाइड बाई लेंथ ऑफ लूप डी वी बाई डी टी, यानी कि जहाँ पे चार्ज रखा हुआ वहाँ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो यदि मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूँ, चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो ये मेरे पास फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी चार्ज पार्टिकल पे, ये आ गई फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब मैं डी टी को इधर ले आता हूँ, तो ये एफ डी टी, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है क्यू मल्टीप्लाई एरिया, एरिया लिख दूँ पाई आर स्क्वायर, और लूप की लेंथ 2 पाई आर, चलेगा, डी बी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सडनली, ये डी टी बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटे से इंटरवल में डी बी अचानक से चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर ये जो सडनली एक फोर्स लगेगा लार्ज मैग्नीट्यूड का, जहाँ पे अपन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस फोर्स से एक इम्पल्स लगेगी, उस इम्पल्स को अपन लिख सकते हैं, ये उस फोर्स की वजह से जो इम्पल्स लगेगी वो इतनी होगी, इम्पल्स की कैलकुलेशन, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से 0। ठीक है, और इम्पल्स होती है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, ये आ गया आपके पास क्यू आर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का बी नॉट। तो यदि स्पीड की बात करें तो स्पीड आएगी क्यू आर बी नॉट अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल एम। माइनस साइन कहीं ना कहीं डायरेक्शन को लेके आ जा रहा है, और डायरेक्शन का अपन ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो ये स्पीड एक्वायर, अचानक से जो इसे एक सडन फोर्स लगेगा लार्ज मैग्नीट्यूड का छोटे से इंटरवल के अंदर, उसकी वजह से पार्टिकल को इतनी स्पीड एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अरे ये स्पीड वाला पार्ट समझ आया ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि फोर्स कितना लगेगा, लेकिन फोर्स और टाइम के जो कंबाइन इफेक्ट से जो स्पीड है वो पता कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले के अंदर यहाँ पे अगेन आपका मैग्नेटिक फील्ड सडन चेंज हुआ है, तो इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर से अपन ये नहीं बता सकते कि करंट कितनी पास होगी, लेकिन ये बता सकते हैं उस छोटे से इंटरवल में जब अचानक मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो फ्लक्स में बहुत बड़ा चेंजेज हुआ, लेकिन स्मॉल इंटरवल में तो वहाँ से करंट फ्लो होगी, लेकिन बहुत ही छोटे इंटरवल में होगी। तो उस करंट को तो पता नहीं कर सकते, लेकिन करंट और टाइम का जो कंबाइन इफेक्ट है चार्ज, वो ज़रूर पता कर सकते हैं, और वो अपन ने यहाँ पे पता किया था। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है
यहाँ पे क्या गिवन है वो देखिए, एक सिलेंड्रिकल रीजन है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, वहाँ तक आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू है बी नॉट। डायरेक्शन आपको दिखाई हुई है अंदर की तरफ है। और आउटसाइड रीजन पे एक रिंग रखी हुई है जिसका मास स्मॉल आर, रेडियस ट्वाइस ऑफ आर और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और ये जो रिंग रखी हुई ओरिजेंटल सरफेस पे वो आपके पास रफ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। आराम से देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगी। और बोला कि भी ऑल ऑफ द सडन यदि ये मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो रिंग कितनी एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगी। तो आपसे कहीं ना कहीं एक ओमेगा पूछा जा रहा है। और दूसरे पार्ट में ये बोला है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय रिंग बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, रुकने से पहले कितने रिवोल्यूशन लगाएगी। यदि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आता है रिंग का, तो थीटा अपॉन 2 पाई, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना रोटेशन हुआ। तो ये दो पार्ट हमसे पूछे, देखते हैं 1 बाय 1 दोनों को। सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं हो क्या रहा है। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। अब चेंजेस कैसे हैं, वो भी सडन चेंजेस आने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बाहर वाली जो हमारे पास रिंग रखी हुई है, इस रिंग के अंदर वाला फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होते ही एक इंड्यूस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो नॉन कंजर्वेटिव है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगने वाला है। ठीक है, वैसे मुझे हाल फिलहाल फोर्स की डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, बट फिर भी कई बार यदि डायरेक्ट फोर्स ही पूछ लिया जाए कि फोर्स की डायरेक्शन, तो वो भी पहले पता कर लेते हैं। हो क्या रहा है, इस रिंग के अंदर से कुछ फ्लक्स है, मान लेते फाई, और ये फाई सडनली हो जाएगा 0। तो फ्लक्स कम हुआ, तो कम होने का कहीं ना कहीं अपोज होगा। इस तरीके से रिंग का रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो रिंग है ना, ये कंडक्टिंग रिंग नहीं है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। पूरी रिंग आपके पास घूमेगी। समझ में आ रही है बात आपको। तो रिंग के रोटेशन की वजह से कहीं ना कहीं करंट आनी चाहिए। तो आपको पता है करंट इस तरीके से होगी कि करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, एक्सटर्नल वाले के डायरेक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है और कम होने का अपोज होने के लिए इंड्यूस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर की तरफ आना चाहिए। और अंदर इंड्यूस आए उसके लिए करंट क्या होनी वो पता करते हैं। तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो तो पता लगे करंट क्लॉकवाइज फ्लो होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे रिंग के कहीं भी, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी और टेंजेंशियल में भी क्लॉकवाइज। तो ये रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप कहीं भी देख लो, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट पे भी कौन सी डायरेक्शन मान लिए, जो क्लॉकवाइज आए, तो ये इंड्यूस वाली डायरेक्शन होगी। बराबर है। अब रिंग के ऊपर एक चार्ज है और इस चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा। जैसे मैं इस रिंग पे एक छोटा सा रीजन ले लेता हूँ, ये वाला एक हल्का सा रीजन DL। तो इस छोटे से रीजन पे एक चार्ज होगा, एलिमेंटल चार्ज DQ। इस एलिमेंटल चार्ज DQ को मैं लिख सकता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मल्टीप्लाई बाई लेंथ DL। चलेगा। और इस एलिमेंटल चार्ज पे एक एलिमेंटल फोर्स लगेगा। एलिमेंटल फोर्स कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज DQ। ठीक है। और इस तरीके से हर एक DL पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सर्कुलर है, यानी कि हर जगह रिंग पे टेंजेंशियल फॉर्म में, तो फोर्स हर जगह टेंजेंशियल फॉर्म में लग रहा है। तो जो एलिमेंटल फोर्स की वजह से अब जो टॉर्क लगेगा वो आप लिख सकते हो एलिमेंटल टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एलिमेंटल फोर्स DF। और सारे टॉर्क एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। इस वजह से रिजल्टेंट टॉर्क यदि मुझे चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट d टाउ। ठीक है। और टॉर्क के इंटीग्रेशन पे आओ थोड़ा सा, ट्वाइस ऑफ R। एलिमेंटल फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज DQ। इस पार्ट को थोड़ा डिटेल में नीचे सॉल्व करते हैं। टॉर्क टाउ ट्वाइस ऑफ R बाहर आ जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और एलिमेंटल चार्ज को मैं लिख सकता हूँ लेमडा मल्टीप्लाई बाई डी एल। अब थोड़ा सा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर सकता है, लेकिन हर जगह डी एल के साथ तो वेरी नहीं करेगा। ट्वाइस ऑफ आर लेमडा ये बाहर आ जाएगा, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी लेंथ डी एल, आप कहीं भी डी एल ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक जैसी आएगी, तो ई बाहर आ जाएगा। हाँ, ई टाइम के साथ वेरी कर सकता है, लेकिन पोजीशन के साथ वेरिएशन नहीं रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू का। ठीक है, तो डी एल का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ आ जाएगा। मान लेते हैं लूप की टोटल लेंथ एल है, ये आपके पास रिंग की लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, जो बाहर वाली रिंग है उसकी लेंथ आ रही है, तो रिंग पे इतना टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क वेरिएबल होगा या नहीं होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेगा। इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे बना के छोड़ देता हूँ। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन पे दोबारा आते हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वो आता है एरिया डिवाइड बाई लेंथ, एरिया डिवाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई डी बी बाई डी टी, ऐसे लिखते थे। अच्छा ये बताओ, ये जो एरिया था वो आपके पास कहने के फ्लक्स कितना लूप से पास हो रहा था वो बात हो रही थी। अब एरिया तो मेरा वैसे देखा जाए तो कितना है, पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस ट्वाइस ऑफ आर इसका स्क्वायर, लेकिन इतने एरिया से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। फ्लक्स तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर से ही पास हो रहा है। तो जब फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए जो एरिया यूज होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आप लेंथ की कैलकुलेशन करोगे तो लेंथ बाहर वाले लूप की काउंट होगी, और बाहर वाले लूप की लेंथ को मैंने कैपिटल एल माना है, और कैपिटल एल आप चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, वो हो जाएगा 2 पाई और रेडियस, रेडियस ट्वाइस ऑफ आर, तो 4 पाई आर, ये कैपिटल एल की वैल्यू है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं बी और टी का रिलेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, आपको ये बोलना सर यहाँ से तो हमें ई का पता नहीं है कांस्टेंट है कि नहीं, आपने बाहर कैसे लिया था। पिछली बार टॉर्क की कैलकुलेशन में बाहर इसलिए लिया था कि वहाँ पे हमारे पास ये जो ई था वो लेंथ के साथ उसका रिलेशन चाहिए था, तो लेंथ के साथ वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते भाई। यदि टॉर्क की बात हो रही है, टॉर्क पता चल गया तो मैं लिख सकता हूँ कि ये टॉर्क एक छोटे से टाइम इंटरवल डी टी के अंदर यदि एक्ट करता है, तो छोटे से टाइम इंटरवल डी टी के अंदर टॉर्क एक्ट करता है, तो टी मल्टीप्लाई बाई टाउ मल्टीप्लाई बाई डी टी, ये आपके पास आता है एंगुलर इम्पल्स, ये आता है। और टोटल एंगुलर इम्पल्स के लिए मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा एंगुलर इम्पल्स, और एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू पुट करते हैं, तो टाउ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2r लेमडा, और ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एल डी बी बाई डी टी। ठीक है, और ये कैपिटल एल एज इट इज़, और इस डी टी की जगह ये डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हो रही, कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ आर बाहर आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा, लेमडा भी बाहर आ जाएगा। अंदर जो पार्ट बचेगा वो बचेगा आपके पास सिर्फ डी बी, ये बचेगा। देखो इसे आगे वाले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2r क्यूब पाई लेमडा, और डी को जब आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा बी नॉट। आप चाहो तो माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये फाइनल एंगुलर आपके पास मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0। तो एंगुलर स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, 2r क्यूब पाई लेमडा बी नॉट डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, एम आर स्क्वायर, आर कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर,
ये बन जाएगा आर पाई लेमडा बी नॉट डिवाइड बाई 2 टाइम्स स्मॉल एम। ये नीचे 2 का स्क्वायर 4, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास एंगुलर स्पीड आ जाएगी। ये एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगी रिंग जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हो। देखते कौन सा ऑप्शन इसमें से सेट हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इतना एंगुलर स्पीड आएगी। नेक्स्ट पार्ट हम पूछा है कि भाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वाला पार्ट। अब जैसे आप स्विच ऑफ करोगे रिंग की इतनी एंगुलर स्पीड आ जाएगी, और अब वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी टॉर्क आएगा, क्योंकि जैसे रिंग घूमेगी, यहाँ पे आप छोटे से पार्ट पे देखते हो, ये मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, सपोज ये एलिमेंटल लेंथ dl वाला, इस dl लेंथ का कुछ एलिमेंटल मास आएगा dm। तो यहाँ पे आप देखते हो तो एक ये जैसे ही घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हर जगह टेंजेंशियल एक्ट करेगा df कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन dm मल्टीप्लाई बाई g। और इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, मैं वो कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। फ्रिक्शन वाला जो टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन वाला टॉर्क कितना रहेगा, अगेन एलिमेंटल फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस ट्वाइस ऑफ आर, यही रहेगा। और एलिमेंटल फोर्स आपको पता है म्यू टाइम्स dm मल्टीप्लाई बाई g। ये फ्रिक्शन की वजह से एलिमेंटल टॉर्क आएगा। टोटल टॉर्क जो रिंग पे लगेगा फ्रिक्शन की वजह से, उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब देखो रिंग के ऊपर ये म्यू ट्वाइस ऑफ आर जी, ये तो हर जगह एक जैसा है, और dm को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास एम आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आ रहा है, और जो फ्रिक्शन से टॉर्क आ रहा है उस टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ आई अल्फा। ठीक है, ये म्यू ट्वाइस ऑफ आर जी स्मॉल एम। ठीक है, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टॉर्क की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे एक्सेलरेशन नहीं बोलना चाहिए, रिटार्डेशन, तो एंगुलर रिटार्डेशन रहेगा, वो रहेगा म्यू ट्वाइस ऑफ आर जी स्मॉल एम डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे हमें पता है, ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मैं 4 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये हमें ओमेगा पता था, ओमेगा पता लग गया और एंगुलर एक्सेलरेशन पता लग गया। मैं काइनेमेटिक्स ऑफ ये सर्कुलर मोशन से क्या लिख सकता हूँ, ये फाइनल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, और फाइनली रिंग आपके पास जाके रुकेगी। इनिशियल वाला मेरे को पता है कितना है, आर पाई लेमडा बी नॉट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एम, तो इसका स्क्वायर। और ये एंगुलर रिटार्डेशन है तो मैं इसे माइनस में लिख दूं, कितना, माइनस के अंदर 2 टाइम्स म्यू स्मॉल एम जी आर डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर, आर बोले तो ट्वाइस ऑफ आर, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से अब मैं थीटा की बात कर सकता हूँ। देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो थीटा आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से स्क्वायर करो, आर स्क्वायर पाई स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 स्मॉल एम का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास नीचे डिवाइड में जाके क्या बनेगा, 4 टाइम्स म्यू जी आर, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा 4 टाइम्स आर स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ से देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, और भी कुछ यहाँ पे देख लेते हैं क्या बन रहा है। फिर हमें चाहिए थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, यही आपके पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आएंगे। तो 2 पाई से और डिवाइड करना है, तो
तो ये बनेगा आर की पावर, अच्छा आर की पावर 3, क्योंकि एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, आर की पावर 3 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास बन रहा है 4 टाइम्स स्मॉल एम स्क्वायर म्यू जी और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ पाई। अब एक पाई से एक पाई और कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास आर क्यूब पाई लेमडा स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 टाइम्स स्मॉल एम का स्क्वायर म्यू जी। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। तो आपके पास नीचे 8 टाइम्स म्यू जी एम स्क्वायर यही आना चाहिए, तो नीचे 8 टाइम्स म्यू एम जी स्क्वायर एम स्क्वायर जी, ये तो सब में आ रहा है। ऊपर आर की पावर 3 पाई लेमडा स्क्वायर बी नॉट, ये ऑप्शन बी कहीं ना कहीं करेक्ट हो रहा है, क्योंकि आर की पावर 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये देखो आर क्यूब पाई लेमडा स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। थोड़ा सा लास्ट में जाके कैलकुलेशन लेंदी हो गई होगी, बाकी ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उम्मीद करता